नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। दिल्ली के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीधे हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने हमीरपुर बस स्टैंड से 35 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में आने वाले समय में 1000 नई बसें शामिल की जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश में 200 हाइड्रोजन बसें चलाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य एचआरटीसी को मजबूत करने के साथ उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार अब तक एचआरटीसी के लिए 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीद चुकी है। उनके अनुसार इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की लागत करीब 38 रुपए प्रति किलोमीटर आती है, जबकि डीजल बसों के संचालन में ये खर्च लगभग 70 से 75 रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंच जाता है। सीएम ने कहा कि उच्च स्तर पर अधिकारियों की संख्या कम करने और ड्राइवरों तथा कंडक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि बस सेवा को जमीन पर चलाने में ड्राइवर और कंडक्टर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे निगम की रीढ़ है। सरकार का फोकस इस आधारभूत व्यवस्था को मजबूत करने पर है। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की सरकार की योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार के पहले बजट में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव सामने आया था, तब कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार के अनुभव को लेकर भी टिप्पणियां की गई थी, लेकिन आज वही अधिकारी इन योजनाओं की सराहना कर रहे हैं। हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया और इसके बाद उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की भी अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में कन्या छात्रावास की आधारशिला भी रखी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल हमीरपुर जिला के बड़सर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाएगा। स्वर्ण जयंती राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में सीएम सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा। सुबह 11:25 पर मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के संबोधन पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों की खास नजर रहेगी, क्योंकि कर्मचारी लंबित महंगाई भत्ते यानी कि डीए और एरियर को लेकर सरकार से बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में 45% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60% डीए मिल रहा है। प्रदेश कर्मचारियों का 3% डीए भी लंबित बताया जा रहा है और कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से लंबित वित्तीय देयों के भुगतान की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री की घोषणा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने की योजना की अगली किस्त को लेकर भी प्रदेश की महिलाओं को सरकार से घोषणा की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री इस संबंध में कोई ऐलान करते हैं या नहीं, इस पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का महोत्सव मनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संबोधन का प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। निदेशालय ने इस संबंध में अधिकारियों की ड्यूटी भी तय कर दी है और निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कंट्रोल रूम में लेक्चर आईपी रीना शर्मा, नंद किशोर, दिनेश कुमार और विनोद कुमार की तैनाती की गई है। उधर अगर आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर राहत देने की मांग उठाई है। संघ ने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते, वेतन संशोधन, एरियर और अन्य वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को उनके देय वित्तीय लाभ समय पर मिलना बेहद जरूरी है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 45% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि 60% डीए देय है। ऐसे में शेष 15% डीए का लाभ कर्मचारियों को जल्द दिया जाना चाहिए और इसके अलावा 1 जनवरी 2022 के बाद
महंगाई भत्ते की 3 किश्तों का एरियर भी लंबित है, जिसका भुगतान तत्काल प्रभाव से करने की जो मांग है वो कर्मचारियों ने सरकार से उठाई है। तो कुल मिलाकर जो है वो कल आजादी महोत्सव मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में रौनक रहेगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि हिमाचल में पहली बार सरकारी स्कूलों के तमाम करीब 10 लाख से ज्यादा जो छात्र है वो मुख्यमंत्री का लाइव टेलीकास्ट सुनेंगे और सीएम जो है वो कल बच्चों से संवाद भी करेंगे, उन्हें एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सीबीएसई सिस्टम के फायदों के बारे में और इसके साथ ही छात्रों को उनके भविष्य को लेकर जो है किस तरीके से जो है वो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा कल मुख्यमंत्री छात्रों को देने वाले हैं। तो कल का दिन हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के लिए भी खास रहेगा, क्योंकि कल 15 अगस्त है, सरकारी अवकाश का दिन है, लेकिन तमाम सभी सरकारी स्कूल कॉलेजेस खुले रहेंगे और सीएम का लाइव टेलीकास्ट जो है वो संबोधन सभी स्कूलों में कल सुना जाएगा। तो फिलहाल कर्मचारियों को, महिलाओं को, किसानों को, बागवानों को कल के दिन से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि कल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए के कर्मचारियों को लेकर और तमाम विभिन्न वर्गों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए कल सीएम क्या घोषणाएं करते हैं ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन आज जो है वो कर्मचारियों को आज से लेकर अब कल तक, जब तक सीएम का भाषण नहीं आ जाता है, बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम भी यही चाहेंगे कि जरूर जो है वो प्रदेश के हर तबके को कल मुख्यमंत्री यानी कि कांग्रेस सरकार जो है वो राहत प्रदान करे। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को जोर का झटका लगने वाला है। अब विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अपने सेवा काल में 3 साल तक दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में हर हाल में सेवाएं देनी होगी। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की तबादला नीति के तहत दुर्गम, जनजातीय, हार्ड और मोस्ट डिफिकल्ट क्षेत्रों में सेवा काल को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे क्षेत्रों में कर्मचारियों का सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इसमें 2 सर्दियां और 3 गर्मियां पूरी करना जरूरी होगा। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि तबादला नीति के प्रावधानों को लागू करने में आ रही अस्पष्टता को दूर करने के लिए पुराने प्रावधान में बदलाव किया गया है और इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो कठिन क्षेत्रों में तैनाती, अतिरिक्त कार्यभार और अनुपस्थिति की अवधि को लेकर कार्यकाल की गणना करवा रहे थे। सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित कार्यकाल पूरा होने से पहले छुट्टी पर रहता है या किसी अन्य कारण से ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थिति की अवधि उसके कार्यकाल में नहीं जोड़ी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताएं, यदि किसी कर्मचारी को दुर्गम क्षेत्र में 3 साल की सेवा पूरी करनी है और वो 6 महीने की ऐसी अनुपस्थिति पर रहता है जो निर्धारित सेवा में नहीं गिनी जाएगी, तो उसे 6 महीने की अवधि की भरपाई के लिए संबंधित क्षेत्र में अतिरिक्त सेवा भी करनी पड़ सकती है। अगली खबर की बात करें तो सीबीएसई स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन सर्विस मेरिटोरियस शिक्षकों ने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वीरेंद्र सिंह बनाम हिमाचल सरकार मामले में कुल 57 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मेरिट के आधार पर चयन का परिणाम घोषित हुए 3.5 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति आगे नहीं बढ़ने से चयनित शिक्षकों में असंतोष और निराशा बढ़ रही है। मामले की पहली सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से नियुक्ति में हो रही देरी का मुद्दा उठाया गया। न्यायालय ने सरकार को काउंसलिंग प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इस संबंध में सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मेरिटोरियस इन सर्विस शिक्षकों को अब काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। शिक्षकों ने सरकार से भी आग्रह किया है कि न्यायालय के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा किए बिना काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर चयनित शिक्षकों को शीघ्र नियुक्ति दी जाए। शिक्षकों का कहना है कि मेरिट के आधार पर चयन के बाद लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार करने से उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि अब
सीबीएसई शिक्षकों को राहत मिलेगी और मेरिट के आधार पर जो है वो जल्द उन्हें नियुक्ति सरकार की ओर से दी जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं जो कि प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा खुलासा किया है। सरकार द्वारा अदालत में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में इस समय 1 लाख से भी अधिक पद खाली पड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश जीएस सिंधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सिंह नेगी की खंडपीठ के समक्ष सरकार ने यह आधिकारिक डाटा हल्फनामे के जरिए प्रस्तुत किया और इस मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आउटसोर्सिंग के जरिए स्टाफ नर्सों की भर्ती के टेंडर में पारदर्शिता की कमी पर भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट में पेश किए गए मुख्य आंकड़ों के अनुसार प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,36,542 है और इनमें से भर्ती नियमों के तहत वर्तमान में 2,28,891 पदों पर कर्मचारी तैनात है। प्रदेश में इस समय कुल 1,07,466 पद खाली चल रहे हैं जिन्हें भरा जाना बाकी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कुल 14,619 लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से काम पर लगाया गया है। सरकार ने अदालत को बताया कि 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई है। 3.5 साल में भर्ती नियमों के अनुसार सीधे तौर पर 10,989 पद भरे गए हैं और लोक सेवा आयोग और प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 12,004 पदों पर नियुक्तियां की गई है। इस याचिका के साथ ही स्टाफ नर्स भर्ती मामले के साथ जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आउटसोर्स आधार पर 60 स्टाफ नर्सों की आपूर्ति के लिए दी गई टेंडर मंजूरी पर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालती कमेटी की बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड का संज्ञान लेते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया में शामिल अन्य दावेदार कंपनियों को बाहर करने का कोई वैध और स्पष्ट आधार बैठक के ब्यौरे में नहीं दिखाई देता। किस आधार पर अन्य दावेदारों को अयोग्य ठहराकर एक विशेष कंपनी के पक्ष में मांग तय की गई, ये रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं है और इस विसंगति को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को इस टेंडर प्रक्रिया के संबंध में एक अतिरिक्त हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए। अदालत में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार द्वारा पेश किए गए इन नए हल्फनामों और आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है और कोर्ट ने इस टेंडर विवाद और मुख्य आउटसोर्स भर्ती मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीती शाम राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों समेत हिमाचल में संगठन की गतिविधियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन अभी तक किसी भी चेहरे पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई है। ऐसे में अब क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार मानसून सत्र के बाद हो सकता है। सूत्रों के अनुसार सुंदर सिंह ठाकुर के नाम पर भी प्रमुखता से चर्चा हुई है और इसके अलावा संजय रतन व आशीष बुटेल भी मंत्री पद के विकल्प हो सकते हैं या फिर इन दोनों विधायकों की मुख्य सचेतक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर ताजपोशी की जा सकती है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और इसी तरह किसी मंत्री को ड्रॉप करने व मंत्रियों के विभागों में फेरबदल जैसे विषय पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और इस दौरान मंत्री समेत संगठन में होने वाली नियुक्तियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली को लेकर भी चर्चा होने की सूचना है। बताया यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सितंबर या अक्टूबर माह में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। पार्टी नेतृत्व की नजर अब मानसून सत्र और उसके बाद विकसित होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर है। माना यह जा रहा है कि सत्र समाप्त होने के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली में हाईकमान के साथ दोबारा बैठक कर सकते हैं, जिसके दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम सहमति बनने की संभावना बताई जा रही है। कांग्रेस की महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कल शिमला आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद 18 अगस्त को वो मंडी जा सकती है। मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देवरी में 18 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का निरीक्षण करेगी। वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में पुराना स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने देवरी पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने स्कूल भवन का जल्द निर्माण करवाने का भरोसा दिया था और इसके बाद प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर करीब 4.70 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन तैयार करवाया है।
अगली खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने कानून के तहत पात्र दोष सिद्ध कैदियों को उनकी सजा में छूट प्रदान की है। प्रदेश की विभिन्न जेलों में कुल 1025 दोष सिद्ध कैदी है। इनमें से 433 कैदी सजा में छूट का लाभ पाने के लिए पात्र पाए गए हैं और पात्र कैदियों की सजा में नियमानुसार रियायत की गई है। सजा में दी गई इस छूट के कारण 3 कैदियों की जेल से रिहाई स्वतंत्रता दिवस यानी कि कल होगी और राज्य सरकार ने ये छूट लागू कानून और निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान की है। अगली खबर की बात करें तो जिला भाजपा की ओर से आज हमीरपुर में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तिरंगा यात्रा को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीयों से बेहतर तिरंगे का सम्मान कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को वंदे मातरम और तिरंगे पर राजनीति करनी है, लेकिन पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अब मर्यादित भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पहले देश की राष्ट्रपति का अपमान किया और अब विदेशी राष्ट्र प्रमुखों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की महिला राष्ट्रपति के अपमान के साथ विदेशी महिला राष्ट्रपति का भी कांग्रेस ने अपमान किया है। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खराब स्वास्थ्य के चलते बीती शाम एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें घबराहट और अस्वस्थता के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एम्स दिल्ली द्वारा जारी उनके स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद उनके कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत अन्य टेस्ट हुए हैं। एम्स के अनुसार वर्तमान में उनकी हालत स्थिर है और वो एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने जीपीएफ और अन्य समान निधियों पर ब्याज दर तय कर दी है। ये दर जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए 7.1% वार्षिक निर्धारित की गई है। वित्त विभाग ने 12 अगस्त 2026 को इस संबंध में संकल्प जारी किया। अंशदाताओं के खाते में जमा राशि पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये ब्याज मिलेगा और ये दर सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधियों में जमा रकम पर लागू होगी। कर्मचारियों की निधियों में जमा राशि पर 7.1% की सालाना दर से ब्याज की गणना की जाएगी। वित्त विभाग के आदेशों में कहा गया है कि ये ब्याज दर वर्ष 2026-27 के दौरान भी लागू रहेगी। हालांकि मौजूदा आदेश विशेष रूप से जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि के लिए हैं। आदेश की प्रतियां प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों को भेजी गई है। विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को भी इसकी सूचना दी गई है। जिला और सत्र न्यायाधीशों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी इसका पत्र भेजा गया है और यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। इसे 12 अगस्त को जारी किया गया था। इसमें संबंधित विभागों को नई ब्याज दर के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के आवंटन में भारी असंतुलन पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपने वैधानिक दायित्वों से नहीं बच सकती। अदालत ने कहा कि आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए संसाधन जुटाना और कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेवारी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कंपनियों के लिए उन स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है जहां वे काम करती है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेशों के अनुपालन और गैर अनुपालनकर्ता कंपनियों पर कार्रवाई के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देते हुए नया हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। सरकार से इस संबंध में अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता राजकुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पिछले 1 साल से राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हैं। इसकी वजह से याचिकाकर्ता जैसे कई अन्य लोगों को आदेशों की अनुपालना के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग की साइट पर अंतिम आदेश 1 जुलाई 2025 को अपलोड किया गया है। खाली पड़े पदों की वजह से आम जनता को न्याय पाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 जुलाई को इस मामले में प्रदेश सरकार को इन पदों को 2 सप्ताह के भीतर भरने के आदेश दिए थे। वहीं सरकार ने तर्क दिया था कि चुनाव आचार संहिता की वजह से रिक्त पदों को नहीं भरा गया और इस तर्क को शीर्ष अदालत ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों
पदों को भरने के लिए सरकार ऐसे तर्क नहीं दे सकती। अगली खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के लिए अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पुलिस और होमगार्ड विभाग के कर्मचारियों को सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जारी सूची के अनुसार हिमाचल पुलिस के 4 अधिकारियों कर्मचारियों को अलग अलग श्रेणियों में पदक मिले हैं, जबकि होमगार्ड और सिविल डिफेंस से एक अधिकारी को राष्ट्रपति पदक और एक को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गुरुदेव चंद शर्मा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है। उनका नाम राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है। अगली खबर की बात करें, पुलिस विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन और विशेष शाखाओं में अब ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होगी। भौतिक यानी कि कागजी हाजिरी रजिस्टर को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। केवल दूर दराज के क्षेत्रों में परिचालन फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई अस्थायी छूट के तहत इसे बाहर रखा है। अब हिम उपस्थिति ऐप से हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है। डीजीपी अशोक तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी पुलिस कार्यालयों प्रमुखों, पुलिस अधीक्षक, एचपीएपी, आईआरबी बटालियन के कमांडेंट और यूनिट प्रमुखों को इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। निर्देश के मुताबिक विंग और शाखा प्रभारी रोजाना कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करेंगे। सिस्टम में दर्ज अनधिकृत अनुपस्थिति या देरी का सीधा असर ई सैलरी के माध्यम से मासिक वेतन प्रक्रिया पर पड़ेगा। ट्रेजरी से तैयार होने वाले मासिक वेतन बिल का EHRMS पर सत्यापित उपस्थिति और स्वीकृत अवकाश के लिए रिकॉर्ड से मिलान करना भी अनिवार्य होगा। अगली खबर की बात करें तो आईजीएमसी में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी रोजगार की मांग उठाई। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे उनकी पूरी नहीं हुई तो 24 अगस्त को पूरे आईजीएमसी में एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो मंडी पुलिस ने 23 ग्राम चिट्टे के साथ एक 30 वर्षीय फौजी जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान धर्मपुर तहसील के तनहेड़ गाँव निवासी सतीश कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और ये गिरफ्तारी बीती शाम को हुई, जब पद्दर पुलिस टीम पद्दर बाजार स्थित पुलिस सहायता कक्ष के पास बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। अगली खबर की बात करें तो हमीरपुर जिला के नादौन क्षेत्र में मझेली चौक के पास एक कार में संदिग्ध हालत में शिक्षक का शव मिला। घटना लाहड़ कोटलू गाँव के पास की है। मृतक की पहचान मंडी जिला के व्यासदेव के रूप में हुई है। व्यासदेव जिला कांगड़ा के मझीन क्षेत्र में केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में कार्यरत थे। स्कूल में छुट्टियां होने के चलते व्यासदेव अपने घर पर थे। वो बुधवार को अपने घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि लाहड़ कोटलू के मझेली चौक के पास पहुंचने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने कार को सड़क किनारे रोक दिया। कुछ समय बाद वो कार के अंदर ही मृत पाए गए। फिलहाल टीचर की मौत के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो चंबा जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक आए भूकंप के कारण दहशत में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले में आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई और भूकंप के ये झटके सुबह 6:36 पर दर्ज किए गए। इस भूकंप का केंद्र चंबा में था और इसकी गहराई जमीन से मात्र 5 किलोमीटर नीचे थी। राहत की बात यह है कि इस हल्के झटके के बाद किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। बिलासपुर और सोलन जिले की सीमा के पास भराड़ी घाट नलाग मार्ग पर बीती देर रात अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा और इस दौरान वहां से गुजर रही एचआरटीसी की बस बड़े हादसे की जद में आने से बच गई। बस चालक ने खतरे को भांपते हुए वाहन पीछे कर लिया, जिससे यात्रियों की जान बच गई। और सोलन जिले के स्पातू में भी आज बारिश के दौरान एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में कमजोर मकानों, सड़कों और पहाड़ी ढलानों पर खतरा बढ़ गया है और लगातार हो रही पत्थर मलबा गिरने की घटनाओं ने इस मार्ग पर बरसात के दौरान सफर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान अचानक चट्टानों और मलबा गिरने से वाहन चालकों को बेहद सतर्क रहने की भी जरूरत है। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 15 और 16 अगस्त को भारी बारिश होगी और इन 2 दिनों के लिए केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 17 और 18 अगस्त को हैवी टू हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 और 20 अगस्त को भी प्रदेश के अनेकों स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो फिलहाल अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।